नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज से हम रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी विद्यार्थियों के लिए इंडियन पॉलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं, कंप्लीट आर्टिकल्स, उनके ऊपर चर्चा शुरू कर रहे हैं। डेली 4 या 5 आर्टिकल्स को हम समझेंगे, जो कठिन भाषा बैर एक्ट में दे रखी है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। उस भाषा को यहाँ समझाने का प्रयास किया जाएगा और आपको याद कराने का प्रयास किया जाएगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए, पूरे मनोयोग से। और बिल्कुल मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको पूरा आनंद आएगा। ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होगी कि हम पढ़ेंगे तो मतलब बोरियत होगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इतना पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये पहले भाग से शुरू हो रहा है। और जब पहले भाग की हम बात करें तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम रहते कहाँ हैं? धरती पर। और धरती पर रहते इसका मतलब, जब संविधान बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने भी सोची होगी बात कि भाई जब जिस धरती पर हम रह रहे हैं तो उस धरती का अनुमान तो लगे कितनी है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में ये चिंता की गई कि कितना हमारा एरिया होना चाहिए, संघ और राज्य क्षेत्र कितने होने चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला आर्टिकल फिर उन लोगों ने बनाया, और वो ये था कि भाई संघ का नाम और क्षेत्र ये तय करेंगे। अब संघ का नाम क्या हो, तो संघ का नाम उन्होंने तय किया इंडिया अर्थात भारत। भाई भारत होगा। अब ये गड़बड़ जरूर कर दी, इस पर काफी विवाद रहता है कि इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों के विवाद नहीं होता। ठीक है, बाकी कोई कुछ नहीं है, बाकी बात सेम टू सेम। हम सब खुश कि भारत मतलब ज़्यादा, क्योंकि हमारा अपना नाम तो भारत ही था, तो अच्छी बात है, जो भी है। अब दूसरी बात कि भाई भारत तो नाम रख लिया आपने, क्षेत्र कौन से? तो क्षेत्र की बात है कि राज्यों का एक संघ होगा भाई, कि जितने राज्य है ना उनको मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। मतलब कि हम कोई फेडरल स्टेट नहीं है। एक तो होता है संघात्मक राज्य, उसमें तो क्या होता है कि जितने भी स्टेट होते हैं ना, छोटे छोटे राज्य, वो एक संधि और समझौते से बांध दिए जाते हैं कि भैया तुम देखो जिंदगी में हमारे साथ रहोगे, टूट के नहीं जा सकते, तुम्हारी औकात नहीं है हमें छोड़ के जाने की। ये कंडीशन रहती है। जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, तो उस समय वो यूएसएसआर फिर टूट गया। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन से बंधा हुआ था। ऐसे ही अमेरिका, अब अमेरिका में भी क्या है, आज कंडीशन से बंधा हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब वो यूनाइटेड स्टेट है, हम कोई यूनाइटेड स्टेट नहीं है, हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल सारे फ्री। फिर कैसे फ्री? कि भैया देखो बात यह है, हम हैं राज्यों का संघ। ठीक है ना, हम कोई फेडरल स्टेट या संघात्मक ढांचा नहीं है, राज्य हैं, सब इकट्ठे हो गए और भारत के अंदर होने ही थे, इसलिए भारत में सब जुड़ करके एक है। अब न तो कोई हमारे से अलग हो सकता और न किसी को अपनी अलग से कोई पहचान है। हम सब यहाँ के जो नागरिक होंगे सब भारतीय होंगे, और जितने भी स्टेट हैं वो भारत के अंडर में रह करके ही काम करेंगे, उनसे अलग कुछ नहीं उनका। ठीक है, ये बात इसमें तय होती है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, मान लिया भारत देश हो गया, सारे राज्यों को आपने इकट्ठा करके एक संघ बना लिया, बन गया। अब बात आती है कि उसको किस अनुसूची में डाला। शेड्यूल भी तो डाला होगा, कहीं ना कहीं उसको स्थापित भी किया होगा। तो शेड्यूल निश्चित रूप से पहली अनुसूची होनी थी, तो पहली अनुसूची के अंदर निर्दिष्ट के अनुसार होंगे। यानी सीधी बात है कि पहली अनुसूची में सबका नाम लिख दिया। वह 28 राज्य है ना आज की तारीख में, तो वो कौन कौन से हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके सब के नाम पहली अनुसूची के अंदर, पहली अनुसूची बनाई और उसमें लिख दिए। अब वो चेंज होते रहते हैं, कभी संख्या 28, कभी 25, कभी जो भी XYZ चलता रहेगा। ठीक, अभी और वापस चेंज होंगे तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो चेंज होगा वो पहली अनुसूची में चेंज होगा। फिर उसके बाद बात क्या आई? उसके बाद बात आई कि भारत के क्षेत्र में शामिल कौन कौन से इलाके होंगे। ये तो बात आपने बता दी कि भाई जिनके भी नाम जो भी राज्य होंगे उनके नाम कहाँ लिखे जाएंगे, पहली अनुसूची में। ये बात तो समझ में आई। लेकिन अगली बात ये कि भाई भारत राज्य में आप किस किस को शामिल करोगे? तो पहली बात तो जितने भी राज्य हैं ना हमारे 28, वो तो होंगे ही होंगे। केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी होंगे। और क्या होंगे? और मान लो हमने किसी को जीत लिया, ठीक, अधिग्रहित किए गया क्षेत्र किसी को जीत लिया, या हमारा कोई पहले छूटा हुआ उसको ले लिया, जैसे मान लो पीओके, तो उसको भी हम किस में शामिल करेंगे? भारत के क्षेत्र में शामिल करेंगे। मतलब भारत क्षेत्र में कौन कौन चीज शामिल होती है? राज्य,
केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा वापस या फिर जीत करके लिया गया क्षेत्र, वो सब किस में आता है वाला है, भारत संघ में शामिल होने वाला है। ठीक है, यानी इंडिया अर्थात भारत जो है उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो पहली बात तो हो गई। पहले आर्टिकल में क्या बात तय हुई? इसमें ये बात तय होती है कि संघ हमारा कौन सा होगा और उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। अब एक बात आती है कि भाई ये बात आपने कह दी कि अधिग्रहण किया जा सकता है, तो क्या वास्तव में आप किसी दूसरे देश के क्षेत्र को या किसी क्षेत्र को वापस ले सकते हो क्या? और अगर ले सकते हो तो ये बात कहाँ लिखी है? आप तो ये तो कह तो रहे हो कि अधिकृत किया गया क्षेत्र भारत राज्य में शामिल होगा, लेकिन क्या आपके पास अधिकार तो है क्या किसी को अधिकृत करने का? या पीओ के जैसे क्षेत्र रह गए तो उनको वापस लेने का राइट तो है क्या आपके पास? तो ये बात यहाँ पर तय कर दी गई आर्टिकल 2 में, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कि नया राज्य है उसका प्रवेश कराएंगे भारत संघ में और उसकी स्थापना हम करेंगे, ये बात उसमें तय की गई। अब उसको डिटेल से कि भाई कौन करेगा। ठीक है, पीओ के जैसा क्षेत्र आप भारत में लोगे तो उसके लिए लेगा कौन, कौन है जिम्मेदार? कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में से कौन दिलाएगा, ये प्रश्न तो उठता है। तो फिर उसका उत्तर है संसद, यानी कि व्यवस्थापिका। ठीक, संसद कानून बनाएगी, नियम बनाएगी और उन नियम शर्तों के द्वारा संघ के अंदर आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, जैसा संसद उचित समझे उस तरीके से शामिल कर सकती है। और इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी 400+, वो आइडिया इसीलिए है कि 400+ आ जाए तो उसके बाद में, क्योंकि संसद पावरफुल हो गई, फिर अब संसद कुछ भी कर सकती है, तो वहां संसद को पावरफुल बनाने उनका टारगेट है। फिर डिसीजन कुछ भी ले ले, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है। आप समझ लो, नए राज्य को भी भारत में प्रवेश कराया जा सकता है अगर भारत की संसद चाहे तो। पहले आर्टिकल में हमने क्या जाना कि भारत क्या है, कितना बड़ा क्षेत्र है, कौन कौन सी चीजें भारत में शामिल हैं। तो हमने देखा कि भाई राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और जीते हुए क्षेत्र भी हैं। लेकिन फिर माइंड में जो क्वेश्चन आया था कि जीत तो सकते हैं क्या, तो उसका उत्तर अपने को यहाँ पे मिल गया कि हाँ हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तीसरी बात आती है कि एक बात बताओ, जैसे पंजाब था उसके 2 टुकड़े किए, हरियाणा पंजाब बना दिया। इसी प्रकार से थोड़े दिन पहले जो है तेलंगाना और आंध्रा को बनाया था, उससे पहले महाराष्ट्र गुजरात ये सब बने थे। तो जो टुकड़े कर देते हो आप राज्यों के, उसका भी आपके पास कोई राइट है क्या कि अंदर से ही आप जो राज्य मतलब भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनके टुकड़े उकड़े तोड़ देते हो, कभी किसी में मिला देते हो, कभी किसी को जोड़ करके नया ही बना देते हो। तो ये राइट मिलता है आपको अगले आर्टिकल में और इसका नाम है आर्टिकल 3। उसके तहत क्या है, नए राज्यों का गठन करना, मौजूदा राज्य की क्षेत्रों सीमाओं उनके नामों में परिवर्तन करना। ठीक है, ये मेन काम होता है इसका कि कोई भी नया क्षेत्र लिया उसके नामों में परिवर्तन करना, तोड़ना, जोड़ना, ये सारा काम उसमें हो जाता है। ठीक है, ये इसकी पूरी डिटेल है, इसको मैं बोल देता हूँ। है क्लिष्ट भाषा है थोड़ी सी, लेकिन आसान सी बात है। पहली बात, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, मतलब सीधी बात है, जैसे हरियाणा और पंजाब को अलग किया, अलग करके, या 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके। जैसे मैं बताऊं आपको, पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे और उन दोनों को अब एक करके और सिलवासा को राजधानी बना दिया। तो सारे क्षेत्र को एक कर दिया और सिलवासा जो कि दादरा नगर हवेली की राजधानी थी, दमन दीव की राजधानी नहीं थी, तो वो अब दमन दीव की राजधानी भी हो गई और दादरा नगर हवेली की भी हो गई, सारा मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया वो। तो ये क्या हुआ, ये जोड़ दिया आपने। तो तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। किसी राज्य के किसी हिस्से को, किसी क्षेत्र को एकजुट करके नया राज्य भी बनाया, और नया ही कुछ बनाना है, नया ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाएगा कौन, ये साफ साफ लिखा है, संसद कानून के द्वारा ऐसा करेगी। ये सारे काम कर कौन रहा है, संसद। सारा पावर किसके पास है, संसद के पास। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। अब किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया, जैसे राजस्थान के अंदर गुजरात का कुछ क्षेत्र ले लिया तो ले भी सकते हैं, और जब गुजरात का क्षेत्र लेंगे तो किसका कम हो जाएगा, गुजरात का। तो किसी राज्य का क्षेत्रफल कम भी हो सकता है, और कम हो सकता है तो पक्की बात है किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव भी हो गई होगा। तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि कम बेशी ज़्यादा वादा वाला काम सारा हो जाएगा। तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लास्ट बात है, किसी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। नाम वाम बदलना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे काम लेकिन किसके थ्रू होते हैं, आर्टिकल 3 के थ्रू। क्या क्या होता है, तोड़ना, जोड़ना, कम बेशी करना, ठीक, सीमाओं में परिवर्तन हो ही जाएगा, और नाम बदलना। ये सारा काम किससे होना है, 3 से। तो पहला आर्टिकल क्या करा था, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत क्या है। दूसरा आर्टिकल क्या करा था कि क्या भारत में हम और क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं, तो कह रहा था कर सकते हैं साहब, संसद चाहे तो कर सकती है। और आर्टिकल 3 कह रहा है कि क्या जो हमारे पास हैं
उनके नक्शे बदल सकते हैं क्या? तो वो भी बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 3 ये बात करा है। अब आखिरी जो पहले भाग का महत्वपूर्ण आर्टिकल है चौथा, वो क्या कहता है? महत्वपूर्ण ज़्यादा इसलिए हो गया कि इसको एक स्पेशल पावर दे दिया। हालांकि इसमें खुद में कुछ नहीं है, खुद में आर्टिकल 4 में कुछ नहीं है, लेकिन 4 जो है ना वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पावर देता है। कैसे देता है? मतलब मान लो पहली और चौथी अनुसूची में आपको संशोधन करना है, तो कैसे करोगे? तो आप जाओ किसके पास? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के पास, और जाकर कहो भैया हमें संशोधन करना है, तो कुछ दो हमारे को, कोई प्रावधान आपके पास है तो वो दे दो। तो ये कौन देगा? आर्टिकल 2 और 3 देगा उसको प्रावधान, ठीक है ना। किसको देगा? पहली और चौथी अनुसूची को। किस लिए देगा? कि भैया तू तेरे में संशोधन कर ले। अच्छा, क्यों देगा? ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? वो इसलिए कि कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अगर आवश्यक लगे तो। भाई संसद को लगा कि भाई कानून को प्रभावी बनाना है, लेकिन कानून प्रभावी तब बने जब पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना हो। अब पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कैसे करें? तो इसके लिए आप कहां जाओगे? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के पास। वहां क्या मिलेंगे आपको? वो कानून या वो नियम मिल जाएंगे जिनसे आप पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर लेंगे। मतलब सीधी सी बात है, पहली और चौथी अनुसूची में अगर संशोधन करना है ना, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? आर्टिकल 2 और 3 का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर वहां प्रावधान नहीं है तो पहले आप वहां प्रावधान जोड़ो आर्टिकल 2 और 3 में, और फिर पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करो। बस इतनी सी बात है। थोड़ी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हार्ड लगती चीजें, तो उसमें उन चीजों को ही सरल करना मेरा मकसद है, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको पढ़ के देखोगे आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जब इसकी ये जो मैटर कहाँ मिलेगा? तो कहीं भी मिल सकता है आपको। आप अगर मोबाइल में देखेंगे तो मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आज से ही स्टार्ट कर देंगे वो काम भी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि उपयुक्त जैसा कोई भी कानून, मतलब अगर ऐसा कोई संशोधन कर रहे हो ना आप, तो उस संशोधन को आप आर्टिकल 368 का तरीका मत मान लेना। क्योंकि देखो 368 में क्या है, पहले समझ लो। 368 में है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया से आप ये संशोधन नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात समझ लो, ठीक है ना। 368 वाली जो प्रक्रिया ना, उस प्रक्रिया से आप ये संशोधन नहीं कर सकते। ये बात पहले लिख करके देती है हमारे को। तो आर्टिकल 4 किस बात को समझाता है? वो समझाता है कि अगर आपको पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना है तो आर्टिकल 2 और 3 से पावर लो, और आर्टिकल 2 और 3 को पावर देगी संसद, अगर नहीं है उसके पास पावर तो। क्लियर? ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल। इनको फटाफट एक बार रिवीजन करेंगे, चारों को ध्यान से सुनना। पहले आर्टिकल में क्या था? पहले आर्टिकल में है संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे आर्टिकल में क्या दिया कि अगर कोई नया जोड़ना है तो जोड़ने का राइट संसद को दिया है, तो वो आर्टिकल 2 ने दिया है। जैसे पीओके को अगर भारत में शामिल करने का राइट है तो वो आर्टिकल 2 के तहत है। तीसरा कहता है हमें कि अगर आपके पास जो राज्य है ना, उनमें टुकड़े उकड़े करने हैं, उनको जोड़ना है, नया बनाना है, 6 सीमाओं में कम बेशी करनी है, किसी का नाम बदलना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत आप कर सकते हैं। और चौथा ये कहता है कि 2 और 3, इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में से आप पावर लेकर के पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में क्या कर सकते हो? आप संशोधन कर सकते हो। अगर आपको किसी कानून को प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस हो और आपको जरूरत हो कि भाई मुझे संशोधन करना पड़ेगा, तो फिर संसद इस प्रकार से, यानी इस तरीके से संसद आर्टिकल 2 और 3 से पावर लेकर के संशोधन कर सकती है। ये थे आज के 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।